नमस्कार। आज हम आनुवंशिकी के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने आनुवंशिकी के जो भाग 2 में मेंडल की वंशागति के नियमों का अध्ययन किया था, उसमें हमने प्रभाविता का नियम और पृथक्करण के नियम के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो आनुवंशिकी का जो मेंडल का जो तीसरा नियम था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये मेंडल का जो वंशागति का था वो तीसरा नियम था। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि नाम से ही भी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मेंडल का यह नियम, पहले तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि मेंडल का जो यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण। अब द्विसंकर संकरण के बारे में हमने पहले से ही बात कर रखी है भी ऐसा संकरण जिनमें किन्हीं दो लक्षणों को लेकर संकरण करवाया जाता है, उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे, इनमें से किन्हीं भी 2 लक्षणों को लेकर हम इनके मध्य संकरण करवा सकते हैं। अब बात आती है भी मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है क्या। मेंडल का यह नियम जो है वो पहली बात द्विसंकर संकरण पर आधारित है, और इस नियम के अनुसार नाम में जैसे स्वतंत्र आया है, वैसे यदि 2 या 2 से अधिक लक्षणों को लेकर यदि हम संकरण करवाते हैं तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस नियम के अनुसार यदि हम 2 या 2 से अधिक लक्षणों को लेकर पादपों का संकरण करवाते हैं तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात क्या हो गया, अर्थात प्रत्येक लक्षण के जो युग्म विकल्पी है, एक लक्षण की हमने बात की 2 युग्म विकल्पी होते हैं, तो एक लक्षण के जो युग्म विकल्पी है वे केवल पृथक ही नहीं होते, केवल पृथक ही नहीं होते अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार के नियम को हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहेंगे। तो देखो, यदि हम 2 या 2 से अधिक लक्षणों को लेकर पादपों का संकरण करवाते हैं तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी
एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार के नियम को हम स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। तो अब हम इसको समझेंगे उदाहरण के द्वारा भी। अब हम किन्हीं भी दो लक्षणों को हमें लेना है। यदि हम दो लक्षणों को, पहला यदि हम लेते हैं बीज का रंग, बीज का रंग, और दूसरा लक्षण हम लेते हैं बीज की आकृति। अब हमने पिछले वीडियो में बात की थी भी बीज का रंग। तो बीज के रंग में इसमें एक पीला और दूसरा था हरा। ये पीला था, ये क्या था, प्रभावी लक्षण, और ये था अप्रभावी लक्षण। इसी प्रकार बीज की आकृति में गोलाकार और झुर्रीदार। अब ये जो गोलाकार था ये प्रभावी और ये अप्रभावी। अब इन दो लक्षणों को लेके हम संकरण करवाते हैं। तो सबसे पहले हम F1 पीढ़ी प्राप्त करेंगे, फिर उनके मध्य स्वयं परागण करवा के हम द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करेंगे। तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी प्राप्त करेंगे पहले, तो हम लिखेंगे F1 पीढ़ी। अब हमने दो लक्षण लिए हैं, तो पहले हम प्रभावी, तो इसमें प्रभावी है पीला, तो पीले के लिए हमने कैपिटल Y और गोलाकार राउंड R और R। अब ये तो था पीला और गोलाकार। अब इधर आएगा हरा और झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार। हरे को हम स्मॉल y से लिखेंगे और इसको हम स्मॉल r से लिखेंगे। अब ये दो लक्षण हो गए, एक बीज का रंग और दूसरे बीज की आकृति। अब ये क्या है, समयुग्मजी, और ये भी है समयुग्मजी। अब इनसे जो युग्मक बनेंगे वो Y और R, और इससे जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, Y और R। अब हमें जब इन दोनों का मध्य संकरण करवाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है Y, Y, R और R। ये जो हमें प्राप्त हुई ये हमारी कहलाती है F1 पीढ़ी। ये है F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी है, इसमें देखो इस Y ने अपने आप को प्रभावी बना दिया और इस R ने अपने आप को प्रभावी बना दिया। तो ये क्या हो गया, पीले, और ये हो गए गोलाकार, और ये है अपना विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। F1 पीढ़ी तक हमारी बात हो गई है। अब हमें F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए हमें F1 पीढ़ी में हमें स्वयं परागण करवाना पड़ेगा। अब हम F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे। F1 पीढ़ी तो हमने प्राप्त कर ली है, तो F1 पीढ़ी हमारे पास आ गई है कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R और स्मॉल r। ये हमारे पास F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई है। अब इस F1 पीढ़ी में चार प्रकार के युग्मक है, Y, Y, R और R। अब यदि हम इस Y के साथ संकरण करवाएं तो हमें Y और R, इसके साथ तो Y और R, ये इस Y का इस R के साथ तो Y और R, और यदि हम इस Y का इस R के साथ करवाए तो हमें Y और R। ये हमें चार प्रकार के पौधे Y का R के साथ YR, और फिर इस Y का इस R के साथ, सॉरी यहाँ पे
स्मॉल y होगा। ये 4 प्रकार के हमें युग्मक प्राप्त हो गए हैं। अब हम जैसे मान लो ये चारों प्रकार, इसमें यदि ये माता है तो हमें ऐसे ही क्या चाहिए, पिता के चाहिए। तो हम एक बोर्ड तैयार करते हैं, जिसमें हमें 4 बॉक्स बनाने होंगे, 3 और 1 4। हमें ये 4 बॉक्स बनाने होंगे और इधर भी ये। अब हम ये जो साइन है ये है नर का और ये है माता का। ये हम 4 बॉक्स तैयार कर लिए। अब जो हमारे पास ये जो 4 प्रकार के युग्मक थे, वाई आर, दूसरा है कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और चौथा है वाई और आर। इधर भी इस प्रकार से लिख लेंगे, आर और वाई और आर। अब हम इनका आपस में संकरण करवाएंगे। अब ये जो क्रिया है वाई का वाई के साथ वाई वाई आर आर, इस वाई आर का इस वाई आर के साथ वाई वाई आर आर, ऐसे करके इसका इसके साथ, तो हम ये इसका इसके साथ वाई आर आर, इस प्रकार हम ये सारे इस वाई का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका सबके साथ करवा के हम इस प्रकार से ये सबका संकरण करवा के ये पौधे हम प्राप्त कर लेते हैं, वाई आर आर। अब इसका इसके साथ करवाओ, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, इसका इसके साथ करवाओ, वाई वाई आर और आर। अब इसका इसके साथ वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, वाई आर आर। इस प्रकार से ये हमारा चेकर बोर्ड बनकर, इसको बोर्ड को हम कहते हैं चेकर बोर्ड। अब देखो, अब दोबारा से समझो कि F1PD में जैसे हमें ये F1PD प्राप्त हो गई थी। अब हमारा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम ये कहता है भी सारे जो युग्म विकल्पी है वो पृथक भी हो जाते हैं और अपने आप को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर देते हैं। तो ये सारे पृथक हो गए हैं और अब अपने आप को ये स्वतंत्र रूप से सारे के सारे अपना अपना लक्षण है वो प्रकट कर देते हैं। अब F1PD से जब हम F2PD प्राप्त करते हैं तो हमें पता है भी हमें किसकी क्रिया करवानी पड़ती है, स्वयं परागण की क्रिया करवानी पड़ती है। अब हम देखेंगे इसके अंदर भी ये लक्षण कौन कौन से हैं। तो वाई जैसे हमने देखा भी वाई था, वो था पीला, वाई पीला था, और जो स्मॉल वाई था वो हरा, कैपिटल आर गोलाकार, और आर है वो है झुर्रीदार। ये 4 प्रकार के थे। अब हम देखेंगे भी किस प्रकार से बने हैं। तो ये वाई है वो हमें पता था हमारा किसका था, ये पीले का था। तो ये पीले गोलाकार, ये भी क्या है पीले, और ये आर है क्योंकि अपने आप को प्रभावी कर दिया है तो गोलाकार, ये भी पीले और गोलाकार, ये पीले और गोलाकार, ये भी पीले और गोलाकार। ये देखो पीले
अब आर किसका है, स्मॉल आर झुर्रीदार का, तो ये है पीले और अपने झुर्रीदार। अब ये पीले और गोल, ये भी पीले। अब ये आर आर है, तो आर क्या है, झुर्रीदार। अगला देखो, ये है पीले गोल, ये भी है पीले गोल। अब ये देखो स्मॉल वाई अपना किसका है, हरे का है, तो ये हो गया हरा और गोल। ये जो स्मॉल वाई है ये हरा, हरा और गोल। ये है पीला और गोल, ये भी पीला, और ये आर है झुर्रीदार। ये वाई है स्मॉल वाई हरा और आर है गोलाकार। ये है हरे का और ये है झुर्रीदार का। अब इस प्रकार से हमें ये सारे लक्षण प्राप्त हो गए। अब हम इसका देखेंगे लक्षण प्रारूप, और दूसरा हम देखेंगे जीन प्रारूप। अब लक्षण प्रारूप देखने के लिए हम देखेंगे हमें किस किस प्रकार के। अब पहले हमें प्राप्त हुए हैं पीले और गोलाकार। दूसरे देखो पीले और झुर्रीदार। अब फिर है पीले और हरे और गोल, हरे और गोल, और हरा और झुर्रीदार। ये हमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए हैं। अब हमें काउंट करेंगे भी कितने प्रकार के। अब ये पीले गोल 1 2 3 4, ये भी पीले गोल है 5 6, पीले गोल 7, पीले गोल 8 और पीले गोल 9। तो हमें ये 9 प्राप्त हो गए। अब पीले और झुर्रीदार देखेंगे कितने हैं। तो पीले झुर्रीदार 1, पीले झुर्रीदार 2 और पीले और झुर्रीदार 3। तो हमें ये 3 प्राप्त हो गए। अब हरे और गोल देखेंगे। हरे और गोल 1, हरा गोल 2 और हरा गोल 3। तो ये 3 आ गए। अब हरा और झुर्रीदार, ये सिर्फ लास्ट वाला एक बच्चा है हरा। तो हमारा ये जो लक्षण प्रारूप बाहर से देखने पे पौधे कैसे दिखाई देंगे, ये 9:3:3:3:1 में ये अपना अनुपात आ गया। अब हम देखेंगे भी जीन प्रारूप, भी आनुवंशिक संरचना के आधार पे पौधे कैसे दिखेंगे। जैसे ये पहले थे, ये दोनों कैपिटल वाई दोनों आर थे, तो ये शुद्ध थे। और ये जो प्राप्त हुए ये संकर पीले गोल प्राप्त हुए, ये शुद्ध थे, ये संकर थे। तो इस प्रकार से जीनी संरचना हमें जो प्राप्त होगी वो 1:2:4:1:2:1:1:2:1। अब देखो ये पहला था 1 में वाई वाई आर आर, ये ऐसे एक ही प्रकार का ये पौधा है। अब जो पीले गोल थे, पीले गोल जो इसमें एक जो प्रभावी है और एक अप्रभावी है, तो एक तो ये और एक है ये वाला 2, तो 2 हमें प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से हम ये सारे पौधे जितने अलग अलग संकर प्रकार से प्राप्त हुए हैं वो सारे यहाँ पे लिख लेंगे। और वैसे हमें सिर्फ ये जीन प्रारूप ही पूछा जाता है भी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप क्या है। तो लक्षण प्रारूप ध्यान रखना है 9:3:3:1, और जीन प्रारूप ध्यान रखना है 1:2:4:1:2:1:2:1 और 1। इस प्रकार से ये जो अपना स्वतंत्र अपव्यवन का नियम है ये पूरा हुआ। अब आनुवंशिकी के जो आगे लेसन में है उसमें एक टॉपिक अपना रहा है, वो है संकर पूर्वज संकरण, मतलब बैक क्रॉस क्या होता है। तो अब हम संकर पूर्व संकरण के बारे में देखेंगे भी। यदि F1 पीढ़ी हमारे पास F1 पीढ़ी क्या आई थी, जैसे हमने एक संकर संकरण में हमारी F1 पीढ़ी थी, ये हमारी थी F1 पीढ़ी।
इसमें थी ये एक संकर संकरण में हमारे ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी। अब यदि F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण, ये जो F1 पीढ़ी है इसका संकरण या तो हम समयुग्मजी लंबे पौधे से करवाए या हम समयुग्मजी बौने पौधे से संकरण करवाए, तो इस प्रकार के संकरण को हम संकर पूर्वज संकरण या इसको कहते हैं बैक क्रॉस। तो दोबारा देखो भी F1 पीढ़ी का संकरण या तो समयुग्मजी लंबे पौधों के साथ या समयुग्मजी बौने पौधे दोनों में से किसी के साथ करवाया जाता है, तो इसे हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, संकर पूर्वज संकरण होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो इसे कहते हैं बाह्य संकरण और दूसरा है ये परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, बाह्य संकरण को हम आउट क्रॉस कहते हैं और इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर देखो भी, ये जो बाह्य संकरण है, अब इसमें यदि F1 पीढ़ी का जो संकरण है, F1 पीढ़ी हमारे पास ये थी, इसका संकरण यदि हम प्रभावी या समयुग्मजी लंबे पौधे से संकरण करवाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहेंगे, बाह्य संकरण कहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा था ये प्रभावी थे और ये समयुग्मजी लंबे पौधे थे। अब परीक्षण संकरण में क्या होता है भी, जब F1 पीढ़ी, ये हमारी F1 पीढ़ी थी, इसका संकरण यदि हम अप्रभावी जनक के साथ करवाते, ये क्या था, अप्रभावी जनक था, ये शुद्ध बौने पौधे थे, ये थे शुद्ध लंबे पौधे। अब यदि हम यहाँ पे संकरण करवाते हैं तो ये जो देखो T, ये प्रथम ये F1 पीढ़ी थी और ये हमारे पास प्रभावी जनक। बाह्य संकरण में प्रभावी जनक के साथ करवाते हैं और परीक्षण संकरण में अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। अब इससे जो युग्मक बने वो T और T, इससे जो सारे युग्मक बनेंगे वो किस प्रकार के बनेंगे, T प्रकार के बनेंगे। अब देखो, अब हमने ये टेबल बनाई, अब इसमें ये नर और ये मादा, अब इसमें ये T और ये T नर और ये इधर मादा के रूप में हमारे पास क्या है, सिर्फ T है। अब इसका इसके साथ तो T और T और इसका इसके साथ T और T, तो हमें जो लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ, लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ वो हमें T अनुपात T, मतलब ये तो शुद्ध लंबे पौधे थे और ये क्या थे, संकर पौधे प्राप्त, संकर लंबे पौधे हमें प्राप्त हुए, तो ये हो गया 1:1। अर्थात जैसे परसेंटेज में देखें तो ये भी 50% है और ये भी 50% है। दोबारा देखो भी, यहाँ पे हमने संकरण करवाया तो इस T का T के साथ और इसका इस T के साथ, तो ये कैपिटल T प्राप्त हुए और यहाँ पे एक कैपिटल और एक स्मॉल t। अब यदि हम लक्षण प्रारूप देखें तो हमें 1:, ये तो शुद्ध लंबे पौधे थे और ये संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, तो 50% के रूप में हमें, तो ये तो थे समयुग्मजी और ये है विषमयुग्मजी पौधे हमें प्राप्त हुए। वैसे देखें तो हमें सारे पौधे कैसे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे पौधे प्राप्त, क्योंकि इसमें भी T क्या है, प्रभावी है। इस प्रकार हम परीक्षण संकरण का देखते हैं। तो परीक्षण संकरण में ये हमने F1 पीढ़ी और ये हमारे थे अप्रभावी जनक, इससे जो हमारे युग्मक बने वो T और T बने और इससे सारे युग्मक बनेंगे T प्रकार के। अब हमने नर और मादा इनका आपस में संकरण करवाया, ये है नर और ये है मादा, तो नर के रूप T और ये सारे क्या हैं हमारे पास T। अब इनका आपस में करवाया T और ये T।
अब हमें जो सभी पौधे ये जो प्राप्त हुए हैं, लक्षण प्रारूप देख लेते हैं पहले। लक्षण प्रारूप प्राप्त हुआ है हमें, तो इसमें जैसे हमें बाह्य क्रॉस में तो सारे के सारे पौधे हमें लक्षण प्रारूप के रूप में कैसे प्राप्त हुए थे, भी सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। ये तो इसका लक्षण प्रारूप, और यहाँ पे हमने जीन प्रारूप। तो इसका जीन प्रारूप तो हमें 1:1 के रूप में प्राप्त हुआ था, और जो हमें लक्षण प्रारूप प्राप्त हुए थे वो हम कह सकते हैं 100% हमें लंबे पौधे प्राप्त हो गए थे। तो पहले हमने थोड़ा सा इसको बोलने में लक्षण प्रारूप बोल दिया था, ये जीन प्रारूप है 1:1, और लक्षण प्रारूप में तो क्या है कि बाहर से देखने पे संरचना दिखेगी तो ये भी लंबे है और ये भी लंबे है, तो हमें 100% कैसे पौधे प्राप्त होंगे, लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अब इसमें देखो, ये है लंबे विषमयुग्मजी लंबे और ये समयुग्मजी बोने, तो हमें 50% तो हमें लंबे पौधे और 50% हमें प्राप्त होंगे बोने पौधे। तो अब बाहर से देखने पे 50% लंबे दिखेंगे और 50% हमें बोने दिखेंगे, तो इसका जीन प्रारूप। अब इसमें बाह्य क्रॉस में तो जो लक्षण प्रारूप था वो 100% हमें कैसे पौधे, सारे के सारे पौधे कैसे दिखे थे, लंबे दिखे थे। इसमें आधे पौधे लंबे दिखेंगे और आधे पौधे बोने दिखेंगे। इसका जीन प्रारूप था 50-50%, भी 50 तो समयुग्मजी थे, शुद्ध पौधे थे, और 50% विषमयुग्मजी थे जो संकर पौधे प्राप्त हुए थे। इसका यदि हम जीन प्रारूप देखें तो 50% तो विषमयुग्मजी और 50% है समयुग्मजी। तो हमें ये 1:1 के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो जीन प्रारूप तो दोनों का क्या है, ये 1:1 में लंबे बोने पौधे, तो इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। और बाह्य संकर में लक्षण प्रारूप तो क्या होता है, 100% लंबे होते हैं, और जीन प्रारूप इसका होता है 1:1। इस प्रकार ये संकर पूर्व संकरण के 2 भाग थे, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। भी प्रभाविता के नियम से हानिकारक लक्षणों को हटाया जा सकता है, और पृथक्करण का नियम है वो जीन संकल्पना को प्रस्तुत करता है। जो नए लक्षण है वो उत्पन्न किए जा सकते हैं और हानिकारक लक्षणों को हटाया जा सकता है, और इसके अलावा का अनुपयोगी लक्षणों को भी हटाया जा सकता है, उपयोगी लक्षणों को उसमें प्रकट किया जा सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, अधिक उत्पादन वाली फसलें प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार हमारा ये जो आनुवंशिकी का जो लेसन था ये समाप्त हुआ है। तो ये यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और इसके बारे में कोई भी आपका कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आपको ये लगता है भी ये जो विषय वस्तु है ये आपके साथी के किसी के लिए महत्वपूर्ण है तो आप उसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।